देख रहे हैं रात का राज 33। बारिश थम चुकी है। अब आप जाना चाहें तो बिना भीगे जा सकते हैं, लेकिन मौसम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। करण ने पहले राधिका को देखा। वो सहमी सी उनकी बातें सुनते सुनते खड़ी थी। फिर उसने महेश्वर की तरफ देखा और कहा, बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। आपसे बातें करके अच्छा लगा, धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। करण ने आखिरी बार राधिका को देखा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा, लेकिन तभी फिर से बिजली कड़की और बारिश दोबारा शुरू हो गई। मुझे लगता है आपको यही रुक जाना चाहिए। रात भी बहुत हो गई है, सुबह चले जाइए। राधिका, मेहमान के लिए कमरा दिखाओ। राधिका ने चुपचाप सिर झुकाया और लालटेन उठाकर आगे चल दी। वो करण को पुराने गलियारे से ले गई। फर्श पर लकड़ी चरमराई और हवा में नमी के साथ किसी पुराने इत्र की गंध तैर रही थी। कमरा यही है, यहां आप आराम कर सकते हैं। अगर कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिएगा। धन्यवाद और माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ दी। वैसे आप हमेशा इतनी ही शांत रहती हैं? जी, मैं चलती हूं। राधिका दरवाजा बंद करके चली गई। कमरे में बस एक दिया जल रहा था। करण बिस्तर पर लेटने की कोशिश करने लगा, पर नींद ना आई। कुछ देर बाद कहीं से हल्की सी दबे हुए स्वर में रोने जैसी आवाज आई, जैसे किसी के दिल का टूटना। वो उठकर कमरे से बाहर आया। आवाज गलियारे के उस मोड़ से आ रही थी जहां महेश्वर और राधिका का कमरा था। करण चुपके से पास जाकर दरवाजे के फंदे की तरफ झांका। दरवाजा आधा खुला था और भीतर का नजारा उसे थमा देने वाला लगा। अंदर महेश्वर खड़ा था, चेहरा लाल, आंखें पागलों जैसी। राधिका सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, तुम हर शाम खिड़की पर क्यों दिया जलाने जाती हो? किससे बात करती हो? किससे मिलती हो? आपको गलतफहमी हुई है। मैंने हमेशा अपना पत्नी धर्म निभाया है। झूठ! तुम मुझे धोखा दे रही हो। कितनी बार मैंने देखा है। आज मैं सब खत्म कर दूंगा। अगर तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। वो अचानक उसे जोर से थप्पड़ मारता है। रुक जाइए, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा प्रेमी है क्या? पहले तुझे खत्म करूंगा, फिर इसे देखता हूं। महेश्वर ने राधिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर घसीटने लगा। मुझे छोड़ दीजिए, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन महेश्वर नहीं रुका। वो उसे खींचते हुए सीढ़ियों की ओर ले गया। करण भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। रुकिए! राधिका छूटने की कोशिश करती है, लेकिन महेश्वर उसे और जोर से खींचता है। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम। अगले ही पल राधिका ने पूरी ताकत से महेश्वर को धक्का दे दिया। महेश्वर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। उसका सिर फर्श से टकराया। राधिका धीरे धीरे नीचे होते। महेश्वर, उठिए। सुन रहे हैं ना? मैंने जानबूझकर नहीं। लेकिन महेश्वर की आंखें खुली रह गईं, बिना किसी हरकत के, ठंडी और खाली। नहीं, नहीं, ऐसा कैसे? हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? और जैसे ही सच का एहसास हुआ, वो दौड़कर कमरे से बाहर भागी, सीधा वाड़े के आंगन में खड़े पुराने कुएं की ओर। करण ने उसके पीछे दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसने रुककर करण से कहा, मैंने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया और आज वो मेरे ही हाथों मरे हैं। अब जीकर मैं
क्या करूंगी? एक क्षण के लिए उसने पलकें झपकाईं और फिर बिना पीछे देखे कुएं में कूद गई। करण चीख लगाकर कुएं के पास आया, पर काश वो उसे रोक पाता। उसे तैरना नहीं आता था। गांव से मदद मंगाने के लिए वो वहां से भागा और सीधा गांव में पहुंचा। सरपंच के घर का दरवाजा पीटने के बाद सरपंच बाहर आया। उसने उसे सब कुछ बताया, रात की घटनाएं, महेश्वर का मरना, राधिका का कुएं में कूदना। हमें जल्दी से वहां जाना चाहिए, पुलिस को लेकर। सरपंच के चेहरे पर खौफ था। वहां जाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, वो वाड़ा सालों से बंद है। कुछ साल पहले वहां महेश्वर नाम का आदमी रहता था। बड़ा शगी था, अपनी जवान पत्नी पर शक करता था। कहते हैं एक रात उसके शक के चलते वही हुआ, पत्नी के हाथों उसकी मौत हुई और बाद में पत्नी ने खुदकुशी कर ली। तब से वाड़ा बंद कर दिया गया था। इस बात को 50 साल हो गए। ये कैसे हो सकता है? मैं उनसे मिला, उनसे बात की। बहुत से नए आए लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है, इसलिए गांव का कोई आदमी वहां नहीं जाता। ये आपकी किस्मत है कि आप बच गए। वो वाड़ा, वो दुर्भाग्यशाली रात हर बार दोहराई जाती है।